जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 और इस परीक्षा के सितंबर अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है। सावन महीना के बाद जब आपका अगला महीना आपका शुरू होगा भादो में, ये आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पूरी संभावना है इसकी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस पीडीएफ का जो सॉल्यूशन पीडीएफ होगा, इस वीडियो का जो सॉल्यूशन पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे वहाँ भी इस तरह के सभी वीडियो के पीडीएफ मैंने आपको दे रखे हैं। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मॉडल पेपर सेट नंबर होगा 9 और कापी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उनके ऑप्शन की व्याख्या हो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। 4 ऑप्शन, चारों से प्रश्न आपके बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, प्राचीन भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा गया है। और ऑप्शन जो आपके हैं, यूनानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, या फिर कुषाणों के द्वारा। प्राचीन भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ईरानियों के द्वारा जो है किया गया था, और मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला आपका आक्रमणकारी था। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन। पूछा गया है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को आप आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। रामायण को, महाभारत को, गीता को, या फिर भागवत पुराण को। किसे आप आदि काव्य कहते हैं। अगर आपसे पूछता कि किसे आप महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य पूछा जाता, तब तो उत्तर आपका महाभारत हो जाता। लेकिन यहाँ पे आदि काव्य की बात हो रही है, और ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा रामायण। रामायण की रचना किसने की थी, तो वाल्मीकि ने। बताइएगा किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में। और यहीं पे अगर आपसे पूछ देता कि रामचरितमानस की रचना किसने की है, तब उत्तर आपका बदल जाता। तब उत्तर आपका तुलसीदास के द्वारा हो जाता। और किस भाषा में, तो अवधी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 3 की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन, और अच्छे से आपने यह सेगमेंट आपने पढ़ा है भारत के भूगोल का। एक तरफ झीलों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अष्टमुडी झील केरल में, हमीरसर झील असम में, पिछौला ताल राजस्थान में, या फिर रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। देखिए, अष्टमुडी झील जो आपकी है वह तो पड़ती है केरल में, ये तो कन्फर्म है 100%, और यह एक लेगून झील का उदाहरण है। पिछौला ताल आपका राजस्थान में है, और रुद्रसागर झील आपका त्रिपुरा में है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे होगा राइट। हमीरसर झील की लोकेशन यहाँ पे असम बताई जा रही है, जो कि गलत है। हमीरसर झील असम में नहीं है, बल्कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य यानी गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। चलिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन है, बताइएगा। चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछी जाए तो आप बता दीजिएगा वुलर झील। और वुलर झील की लोकेशन कहाँ पे है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है क्षेत्रफल के आधार पर मीठे पानी की, तो लोकटक झील बताइएगा। भारत की एकमात्र क्रेटर झील, या एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील, या एकमात्र उल्का निर्मित झील पूछा जाता है, आप लोनार बताते हैं, और कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील ये आपकी सामर झील होगी, और कहाँ पे है, तो राजस्थान में इसकी लोकेशन होगी। और यहीं पे अगर आपसे पूछ देता कि भारत की उस झील का नाम बताइए जिसे नर कंकालों की उपस्थिति के कारण आप रहस्यमय झील के नाम से भी जानते हैं, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, रूपकुंड। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। यानी इस प्रश्न में आपने देखा कि मैंने प्रश्न का तो उत्तर बताया, साथ ही साथ पूरा जो भारतीय झील से बनने वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न मैंने आपको बता दिए। यही फ़ायदा होता है आपको इस सेशन को ज्वाइन करने से, प्रश्न का उत्तर मिलता है, और प्लस साथ ही साथ जो है आपको पूरा का पूरा टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट होता है मैं आपको बता देता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका चौथे नंबर का है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है।
सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है किस ग्रंथ से लिया गया है? क्या मनुस्मृति है, क्या भागवत गीता है, क्या मुंडक उपनिषद है या फिर रामायण है? तो सत्यमेव जयते आप देखते हैं हर सरकारी कार्यालयों में 4 सिंह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का 4 मुखी सिंह है, उसके नीचे छोटी सी लाइन आपकी लिखी होती है सत्यमेव जयते, कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, मुंडक उपनिषद से, है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं 5 की बात कर लूँ तो यहाँ पे दिया गया कि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था? अगर आप थोड़ा भी मौर्य वंश पढ़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करेंगे। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, डाइमेकस के द्वारा या फिर जेम्स प्रिंसप के द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन डी होने जा रहा है, जेम्स प्रिंसप आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 6 की बात कर लेता हूँ, देखिए ये भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन पूछा गया है। सतसहस्त्री संहिता या जय संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? किस ग्रंथ को आप सतसहस्त्री संहिता या जय संहिता के नाम से जानते हैं? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या फिर अथर्ववेद? पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और इससे भी महत्वपूर्ण होगी इसके 4 ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों ही ऑप्शन से प्रश्न आपके बन जाते हैं। देखिए सतसहस्त्री या जय संहिता किसे कहा जाता है? उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, महाभारत। अगर आपसे पूछ दे कि महाभारत के रचनाकार कौन थे? वेद व्यास बताइएगा। अब देखिए सतसहस्त्री या जय संहिता तो कहते हैं महाभारत को। अगर आपसे पूछ देता कि किस ग्रंथ को आप चतुर्विंशति संहिता के नाम से जानते हैं, आप रामायण बताते, और रामायण के रचनाकार कौन है? आप बताइएगा वाल्मीकि, है ना। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद जो है भारत का प्राचीनतम वेद है। 1028 सूक्त है, 10 मंडलों में विभक्त है। और याद रखिएगा कि ऋग्वेद में ही जो है आपका उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का, जो कि सूर्य स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में अगर आपसे पूछ देगा कि सूर्य स्तुति संबंधित जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः जो है गायत्री मंत्र है, यह किसके द्वारा रचित है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिलहाल ऋग्वेद पे चर्चा हो रही थी। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद, 1028 सूक्त, 10 मंडलों में विभक्त है और 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अथर्ववेद भारत का नवीनतम वेद होगा, जादू टोने का वेद माना जाता है। और याद रखिएगा सबसे नया या पाखंडी वेद अगर कहा जाता है, मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, इनका उल्लेख जो है आपका अथर्ववेद में मिलता है। चलिएगा प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 6 के बाद 7 की अगर बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा लद्दाख में दिया है, बोमेडिला अरुणाचल प्रदेश में दिया है, सिपकिला उत्तराखंड में दिया है, नाथुला सिक्किम में दिया है। एक तरफ दर्रे का नाम है, एक तरफ लोकेशन है उस राज्य की। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो जिला लद्दाख में है बिल्कुल है, और यह दर्रा जो है जोड़ता है किसको? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका यह दर्रा। बोमेडिला कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, भारत और चीन की या तिब्बत की सीमा पे स्थित है। नाथुला सिक्किम में है और भारत चीन के बीच में ये स्थित है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा, जो सिपकिला आपका दिया गया है उत्तराखंड में, सिपकिला उत्तराखंड में नहीं पड़ता है बल्कि कहाँ पड़ता है? तो आप बताइएगा, यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और एक नदी मैं आपको बता दूं, पूछा जाता है कि सतलज, जो सतलज नदी है जिसे आप प्राचीन भारत में शतुद्री के नाम से जानते थे, यह नदी किस दर्रे से भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? आपका बताएंगे तो सिपकिला बता दीजिएगा, है ना। मेरा आपसे प्रश्न होगा सतलज नदी जो है वह कहाँ से निकलती है, किस झील से निकलती है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं 8 की अगर बात करूँगा तो यहाँ पे दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री का, यहाँ भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? 2 वेदों पर चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है, 2 वेद यहाँ पे कवर करता हूँ। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, फिर इन चारों की व्याख्या। भारतीय संगीत का जनक पूछा गया है, कौन है? ऑप्शन सी बताइएगा, सामवेद। तीसरा वेद जिसमें कि 1875 मंत्रों का संग्रह है और सभी मंत्र जो है गायन शैली में है, और यही कारण है कि इसको आपने क्या कह दिया है? भारतीय संगीत का जनक। यजुर्वेद
की अगर बात करिएगा तो यजुर्वेद भारत का एकमात्र ऐसा भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य में भी की गई है, पद्य में भी की गई है। दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की रचना जो है पद्य में और कृष्ण यजुर्वेद की रचना जो है गद्य में की गई है ना। ऋग्वेद के बारे में चर्चा पहले ही हो चुकी है। भारत का प्राचीनतम वेद 10 मंडल में विभक्त है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। और अगर इसके उपवेद की बात करिएगा तो ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है आप बताइएगा, आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद आपका है तो एक तो आपका शुक्ल यजुर्वेद आपका है शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ आपके आते हैं ना, इसको आपको ध्यान देना होगा। अथर्ववेद आपका शिल्पी इसका जो है हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 9 की, तो इन वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। पूछा गया है रसेदार फल किस जलवायु की विशेषता है, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, समाना तुल्य जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपका दिमाग जो है मॉडिफाई करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। रसेदार फल कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ शीत ऋतु आर्द्र होती है और उष्ण ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या होती है, शुष्क होती है। और ऐसा कहाँ होता है, तो यह होता है किस प्रदेश में, तो भूमध्य सागरीय जलवायु की ये विशेषता है ना। भूमध्य सागरीय जलवायु में रसेदार फल जैसे आपका संतरा हो गया, लीची हो गया, हाँ मौसमी आपका हो गया, ये पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय जलवायु की अगर बात करिएगा तो वर्ष भर उच्च तापमान होगा। जब तापमान अधिक होगा तो वर्षा भी होगी, आर्द्रता आपकी ज़्यादा होगी। तो उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र आपका भूमध्य रेखीय जलवायु आपका आ जाएगा। मानसूनी जलवायु जो हम लोग के यहाँ पाई जाती है, यानी इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो साल भर में एक बार एक निश्चित समय पे जो है अपने पत्तियों गिरा देते हैं, इसलिए इसे आप पर्णपाती जलवायु भी कहते हैं। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर था रसेदार फल किस जलवायु की विशेषता है, उत्तर बता दीजिएगा भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 10 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। 4 व्यक्तियों का नाम और इसका उत्तर आपको बताना है। अलेक्जेंडर कनिंघम दिया है, ग्राहम फोर्ड दिया है, जेम्स प्रिंसप दिया है, जॉन मार्शल दिया है। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है इसका उत्तर लगाने जा रहे हैं जॉन मार्शल को, जो कि उत्तर आपका होगा गलत। पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 11 की, तो यहाँ पे आपका दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, है ना। वर्ष 2021 को किस रूप में अनाउंस किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, स्वच्छता वर्ष, स्वास्थ्य वर्ष, वन संरक्षण वर्ष या फिर सतत विकास वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा धारणीय विकास या सतत विकास वर्ष आपका अनाउंस किया गया था 2021 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये मैंने क्लास में आपको बताया है, निश्चित रूप से आप गलत करेंगे नहीं। प्रश्न संख्या 12 की अगर बात कर लीजिएगा तो दिया गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आयरलैंड से लिए गए हैं, किस भाग में इनका उल्लेख है, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा अनुच्छेद 36 से 51 और भाग होगा 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल या नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं कहाँ से, तो आप बताइएगा आयरलैंड के संविधान से भाग 4 में इनका उल्लेख है। अगर भाग में 3 की बात करूँ तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है 12 से लेकर 35 तक में। भाग 5 आपका संघ से संबंधित है, संघ संबंधी प्रावधान। और भाग 6 जिसे आप राज्यों का संविधान कहते हैं, भारतीय राज्यों का संबंधी नियम प्रावधान का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 13 की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए 13 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था। किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, 1972, 1980, 1986 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं और आजकल तो मुझे लगता है कि हर एग्जाम में इन्वायरमेंट से संबंधित, पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि आप BA का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी आपको पर्यावरण का पेपर देना होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, कब आया था, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट 1986 में, है ना। 3 वर्ष तीनों इंपॉर्टेंट है। 1972 में आपका होता है 5 जून, है ना,
5 जून सन 1972 को आपका क्या हुआ था, तो UNEP की स्थापना होती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना। यूनेप का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, नैरोबी बताइएगा, केन्या में। 1972 में ही जो है जल संरक्षण अधिनियम आपका पारित किया जाता है। वहीं अगर 1980 की बात करिएगा तो 1980 में आपका क्या हुआ था, तो वन संरक्षण अधिनियम आपका पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोग के लिए ट्रिपिकल क्वेश्चन होने जा रहा है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। अगर इसका उत्तर बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आपका यह जो है पढ़ाई एकदम सही दिशा में चल रही है। एक तरफ कुछ मानचित्र पर अंकित रेखाओं का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। कौन किससे सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। देखिए पहला आपका है आइसोबार। आइसोबार यानी वह रेखा दिया है इसमें समान मेघाच्छन्नता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार्स। आइसोबाथ समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। कंटूर लाइन समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। और आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन गलत है, आपको बताना है ना। आइसोबार्स, देखिए आइसोबार जो है वह समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, न कि समान मेघाच्छन्नता वाली रेखा आपकी होती है। समान मेघाच्छन्नता के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा, आइसोनिफ, है ना। आइसोनिफ ये वह रेखा है जो धरातल पर समान मेघ वितरण वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोनिफ इसका उत्तर होगा। यही मुझे लगता है सुमेलित नहीं होना चाहिए। आइसोबार जो है वह होती है समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। बाकी जो रेखाएं सभी सुमेलित हैं। आइसोबार समान गहराई वाली रेखा, गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। कंटूर लाइन कहिएगा, समोच्च रेखा कहिएगा, या आइसोहायट कहिएगा, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। यानी ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका दिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 21 मार्च, 5 जून और 16 सितंबर। देखिए उत्तर तो आसान है, निश्चित रूप से आप सबको इसका उत्तर मालूम होगा। 5 जून प्रत्येक वर्ष आपका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी वर्ष जैसा कि मैंने बताया 1972 में केन्या के नैरोबी नामक स्थान पर, नैरोबी राजधानी में क्या किया गया था, यूनेप का गठन किया गया था। ये तो हो गया आपका। 3 जो तिथियाँ दी गई हैं वह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। 22 अप्रैल आपका विश्व पृथ्वी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस और 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन दिवस, है ना। तो चारों तिथियाँ चारों इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान देना होगा। 15 क्वेश्चन आज के सेशन का मैंने पूरा कर लिया है। हमने और आपने मिलकर लगभग आधा सफ़र जो है यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो का जो सॉल्यूशन PDF होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसी चैनल के टेलीग्राम पे आप पहुँचिए। वहाँ पर जो है इस तरह के जितने भी मैंने आपको वीडियो दिए हैं उन सबका PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कापी पेन लेके बैठिए, जो चीज़ें आपको लगती हैं आ रही हैं उसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आपको लगता है कि नहीं आ रहा है उसको रफली अपने पास लिखिए, उसका फेयर नोट बनाइएगा, उसको रिवीजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रश्न संख्या अगर मैं 16 की बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है काफ़ी रेल किन 2 स्थानों के बीच में चलाई जाती है। साओ पोलो से रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो से ब्राज़ीलिया, साओ पोलो से सेंटोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए काफ़ी रेल की बात हो रही है। अगर पूछता किस महाद्वीप में चलाई जाती है तब तो आपका उत्तर हो जाता दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील, और ब्राज़ील में एक स्थान पड़ता है साओ पोलो, है ना। साओ पोलो जो है सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, इसलिए साओ पोलो को आपने क्या कह दिया है, काफ़ी पत्तन या काफ़ी मंडी, कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पोलो को। अब साओ पोलो से सेंटोस सबसे अधिक अगर कहा जाए एक बंदरगाह नगर है ब्राज़ील का। विश्व में सर्वाधिक जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजा जाता है इसी बंदरगाह से, इसलिए इसको कॉफ़ी पोर्ट कहा गया है। तो कहवा मंडी से कॉफ़ी पोर्ट तक का सफ़र जिस ट्रेन के माध्यम से काफ़ी जो है पहुंचाई जाती है इस बंदरगाह तक, उसे आप काफ़ी रेल कहते हैं। और पूछा ही गया है कि काफ़ी रेल किन 2 के बीच में स्थित है, किन 2 के बीच में चलाई जाती है, साओ पोलो से सेंटोस के बीच में, है ना। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? प्रचलित क्वेश्चन है, गलत करेंगे नहीं, लेकिन पहले की तरह मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि उत्तर से ज़्यादा इसकी ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके ऑप्शन की व्याख्या से प्रश्न आपको मिलेंगे। 21 से 18 किस संशोधन में किया गया है, तो आप बताइएगा। 61वां संशोधन जो हुआ था 1989, है ना, 1989 में, और उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। इनके समय में किया गया था, इसीलिए इनको जो है मिस्टर क्लीन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर 73वां संशोधन की बात कर लीजिएगा, 73वां संशोधन आपका कब हुआ था? तो आपका होता है 1992 में, और पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया जाता है। 31वां संशोधन लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, और 69वां संशोधन जबकि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, 69वां अमेंडमेंट। तो चारों संशोधन इंपॉर्टेंट होंगे, चारों को आप नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं 18 की बात करूं, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस तिथि को आप विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं? 22 मार्च, 23 मार्च, 20 मार्च या फिर 21 मार्च? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे राइट। 20 मार्च इज़ द राइट आंसर, है ना। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर 22 की बात करिएगा, जल दिवस या जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च आपका स्पैरो डे यानी गौरैया दिवस मनाया जाता है, दिल्ली का राजकीय पक्षी। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस आपका होगा। चारों दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा इसको। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी संस्थान नीरी की लोकेशन कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून या फिर नागपुर? तो नीरी जो आपका कहाँ पड़ता है, न से नीरी याद रखिएगा, न से नागपुर याद रखिएगा, नागपुर यानी महाराष्ट्र में। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। सीएसओ का मुख्यालय पूछ दे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 20 की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया कि भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणी विकास का मतलब होता है कि संसाधन का ऐसा प्रयोग किया जाए कि उसका हमको लाभ मिले और वो भविष्य के लिए भी क्या हो, संचित हो हमारे लिए। और कौन आपका होगा? कोयला हो नहीं सकता है, खनिज तेल आपका होगा नहीं, परमाणु ऊर्जा होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है बच कौन सा जा रहा है? जल विद्युत आपका इसका उत्तर, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो आपका होना चाहिए वह जल विद्युत आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की मैं बात करता हूँ। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है? पहले उल्टा सीधा होता है, फिर आपका सीधा और उल्टा होता है। तो सिंपल सी बात है, 3 पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड, जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड, 3 पिरामिड होते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड जो हमेशा सीधा बनता है, और ऑप्शन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 की अगर बात कर लें, तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? 4 जलवायु क्षेत्र आपका दिया गया है। कौन सी जलवायु केवल उत्तरी क्षेत्र में मिलती है? प्रेरी तुल्य जलवायु दिया है, सवाना तुल्य जलवायु दिया है, टैगा तुल्य जलवायु दिया है, भूमध्य रेखीय जलवायु दिया है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, टैगा तुल्य जलवायु, जिसका विस्तार 60 डिग्री एन से 75 डिग्री एन अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं। और याद रखिएगा इसी भाग में बोरियल वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है, जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आज के सेशन का 23वां क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? गेहूं की, सरसों की, धान की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो माही सुगंधा याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, धान आपका राइट आंसर होने जा रहा है। गेहूं की प्रजाति आप मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ सरसों की भी अगर कोई प्रजाति आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट 24 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि उत्तर अमेरिका, ये कुछ क्वेश्चन मुझे जो है यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, मिस टाइपिंग कहिएगा। देखिए जो प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अफ्रीका और यूरोप के बीच में है ना, अफ्रीका यूरोप के बीच में, तो ये तो बन गया आपका अफ्रीका, और ऊपर कहीं आपका आता है यूरोप, बीच में मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे आपकी पाई जाती है जिब्राल्टर, है ना।
जिब्राल्टर जल संधि है। इधर अटलांटिक ओशन, इधर मेडिटेरियन सी, बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट, ऊपर यूरोप और नीचे आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका यूरोप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर उत्तर सही होगा, लेकिन जिब्राल्टर ऑप्शन में आपका दिया ही नहीं गया है, यहाँ दोनों महाद्वीपों का नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे जिब्राल्टर आप नोट कर लीजिएगा। जिब्राल्टर जल संधि जो अफ्रीका यूरोप के बीच में डिवाइड करती है, इसका जो है क्विक शॉर्ट नोट्स कहिएगा इस प्रश्न का मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों जगह महाद्वीप ही दे दिया गया है, जबकि ऑप्शन में आपको 4 जल संधियों का ऑप्शन मिलना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया किस राज्य में है? फरमाइशी गीतों के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया किस राज्य में है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो याद रखिएगा, झ से झुमरी तलैया याद रखिए और झ से झारखंड याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। ये रहे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा कि प्रश्नों का स्तर कैसा था, एक बार मुझे कमेंट करिएगा। आज का प्रश्न, इससे पहले जो कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था उसका मैं उत्तर बता दूं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? गलत करेंगे नहीं आप, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नॉर्मन ई बोरलॉग आपका उत्तर सही होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा आता तो आप स्वामीनाथन को बता देते। वर्गीज कुरियन कौन थे? तो वर्गीज कुरियन जो है आपके भारत में दुग्ध या श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। आज के सेशन के लिए आपका क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे। रियो 20 थोड़ा सा अलहदा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप इसमें कंफ्यूज होंगे। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? 4 ऑप्शन, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी सीक और द फ्यूचर वी है ना। क्या स्टेटमेंट था, क्या शीर्षक था रियो 20 का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ये रहा आज का सेशन। ज़रूर बताइए कैसा लगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।